हे गाइस, आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड जो थक्का जमता है वो किस प्रकार जमता है, कैसे काम होता है। इससे पहले मैंने एक आपको शायद वीडियो दिखाया था, अगर नहीं दिखाया तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं वीडियो इसके थोड़ा सा बाद में दिखा दूंगा। वीडियो देखे थे कल आप, ठीक है ना। उस वीडियो में क्या था कि ये एक पाइप था, वेसल्स था। इससे जो है ब्लड ऐसे छिड़क के जब आपका हाथ कट जाता है तो ब्लड निकलता है, इतना आप जानते थे। फिर से एक बार हम इंट्रोडक्शन शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि आपको पता चले, क्योंकि आपने पढ़ा है, कैसा लगा कैसा नहीं, आपको हम शुरुआती तौर से एक बार समझाते हैं। देखिए, आपको हमने बोला था ब्लड है, ब्लड जो है, ब्लड का स्टडी करें तो ब्लड जो है ये प्लाज्मा और कार्पल्स में बटा रहता है दो भागों में। तो ये प्लाज्मा जो है ब्लड में कितना 55% रहता है और ये कार्पल्स जो है 45% रहता है। बाद में चल के ये कार्पल्स जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीन जगह में विभाजित रहता है। तो ये हम पढ़े थे। उसके बाद ये प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, ये प्लाज्मा में बोले थे जल रहता है, प्रोटीन रहता है और कुछ 2% अलग चीज रहता है। तो जल कितना परसेंट रहता है प्लाज्मा में? 90%, प्रोटीन 7 से 8%, तो मान के चलिए 8% और 2% अदर्स, माने एक्स्ट्रा चीज जिसमें क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, NaCl 0.1% आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ये सब चीज का बात किए थे। अब जब आपका हाथ कट जाता है तो मैंने एक वीडियो दिखाया था कि उसमें जो ब्लड जब आपका कट गया, मान लीजिए आपका नसें है, चाहे वो धमनी हो सीरा हो, उससे बात फर्क नहीं बनता है। तो जैसे ये कट गया तो ब्लड ऐसा ऐसा करके देखिए छिलक रहा है, ब्लड ऐसा ऐसा करके निकल रहा था, ब्लड है ना, इस प्रकार से ब्लड निकल रहा था। तो ब्लड निकल रहा था तो गोल गोल चीज आपको दिखाएं, तो जो लाल वाला चीज था, अभी फिर से एक बार दिखाएंगे। ये जो लाल वाला था इसको हमने बोला था आरबीसी था, यानी इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी तो बोलते हैं, हमको पता है, ठीक है ना। और उसमें जो है प्लेटलेट, ये था प्लेटलेट जो इस प्रकार था, एक इस प्रकार का सीकर के जैसा रहेगा, ताकि आपस में जब प्लेटलेट्स मिलेंगे तो ये आपस में एक इंटरलॉक के जैसा हो जाए, इसीलिए इसका ऊपर में झाड़ीदार आपको देखने को मिलेगा। और ये छोटे छोटे जो थे आपका, बहुत सारे थे इसमें, देखिए ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत सारे ऐसे थे जिसको हम WBC बोलते थे, यानी कि लिक्विसाइड। और आपको मैं बताऊं, ये लिक्विसाइड फादर जाके जो है बढ़ता था किसमें, आपको ये भी पढ़ाए थे कि ये WBC कुछ नहीं है लिक्विसाइड, ये मोनोसाइट, सॉरी मोनोसाइट, ये मोनोसाइट था। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है ना, फिर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसियोनोफिल, ये सारा चीज हमने आपको पढ़ा के रखा है कि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल और एसियोनोफिल, ये तीनों के बारे में बताया था। आपको बताया था कि ये बेसोफिल जो है हिपेरिन का जनरेट करता है, और ये लिम्फोसाइट से टी लिम्फोसाइट एक होता है और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट अगर नष्ट हो जाता है ब्लड में तो आपको हमने बताया था HIV, यानी कि जो है आपका एड्स हो जाता था, है ना। ये सब चीज हमने बताया था आपको। उसके बाद आते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या बताया था हमने कि प्लाज्मा में हम बोले थे कि प्लाज्मा में सर जो हमारा वाटर होता है, तो वाटर होता था 90%, हमने ये भी बोला था, और प्रोटीन होता है 7 से 8%, और रेस्ट जो है ग्लूकोज, NaCl, ये है ना। उस वजह से NaCl की उपस्थिति के कारण ही जो है आपके ब्लड में जो है क्या होता है, मतलब नमकीन टाइप का होता है। उससे पहले ये जो आपको पतला जैसे द्रव दिखता था, इसी को प्लाज्मा कहते थे। इस प्लाज्मा में सब कुछ मिला हुआ रहता था, जल, तो जल 90% रहता था उस पर, और प्रोटीन 7 से 8%। तो ये प्रोटीन भी जाके सब डिवाइड होता था, मतलब ये सारे प्रोटीन का क्वालिटी इस प्रकार है जो कि आपके ब्लड के प्रोटीन में पाया जाता था। क्या? एल्बुमिन का बात किया था, ग्लोबुलिन का बात किया था, प्रोथ्रोम्बिन का बात किया था, उसके बाद फाइब्रोनोजिन का बात किया था। ये सारी चीज का हमने बात किया था। अगर ये सब चीज आप नहीं जानोगे तो फिर आप ब्लड क्लॉटिंग नहीं समझ पाओगे। तो बोला था एल्ब्यूमिन ब्लड को थोड़ा सा गाढ़ा बनाता है, डेंस बनाता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये वाला कब काम आएगा? जब हम आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तब ये हम आपको बताएंगे एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडी और एक एंटीजन होता है। तो ये सारी चीज आप आगे चल के आप पढ़िएगा, ठीक है ना। आगे चल के ये सारा चीज जो है आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा चीज A to Z आपको क्लियर करा जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सब चीज जो आपको बोल कर रखा था, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज आप समझ रहे हैं। इसका कॉल आ गया, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो ये सब चीज आपको मैं बोल के रखा था। और ये जो है ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन बोले थे ब्लड क्लॉटिंग में आपको ब्लड को मोटा करता है, मोटा। आगे चलकर हम सब बताएंगे सब, ठीक है ना। और ये हिपेरिन जो है बेसोफिल से निकलता था, ये रक्त को पतला कर देता है।
मतलब अगर रक्त मोटा ज्यादा है तो हिपेरिन उसको पतला करेगा, मतलब मैनेज करके चलेगा। ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर मोटा हो गया ज्यादा तो भाई आपका ब्लड जो पाइप में मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है, वो जाम हो जाएगा, और जाम हो जाएगा तो फिर फट जाएगा। क्या फट जाएगा? ब्लड जो आएगा प्रेशर से वो फट जाएगा। वो पता है हृदय से प्रेशर में आता है, 120 के प्रेशर में आता है, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हृदय तक ले जाता है वो 80 होता है प्रेशर, यानी कि 120 प्रेशर से जाता है पूरा शरीर में और 80 प्रेशर से वापस आता है। यानी कि सिस्टोली या डायस्टोली के बारे में हमने बताया था, लव डब के बारे में। तो वही प्रेशर से आएगा तो जाम हो जाएगा तो दिक्कत है। तो इसीलिए इसको पतला करने के लिए हिपेरिन भी रहता है। और हिपेरिन भी जो है, ये हिपेरिन और ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये पतला करता है, ये मोटा करता है ब्लड को, यही काम है। ज्यादा पतला हो गया तो हिपेरिन थोड़ा सा उसको छिड़क देगा और मोटा कर देगा, और ज्यादा पतला हो गया तो ये उसको करके मोटा करेगा। ऐसे अभी सभी तत्वों के बारे में हम बताएंगे। हिपेरिन और ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये सभी का यकृत में ही उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा हमने चीज आपको पढ़ाया था। इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो अब आपको ब्लड क्लॉटिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे दो जो चीज है, देखिए, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये क्या करता था? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता था। यही दोनों को अभी यूटिलाइज करेंगे, हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, मतलब फिगर नहीं, एक ये दिखाता हूँ। देखिए, जूम करता हूँ, इसमें बायोलॉजी लगाता हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लेटलेट, देखिए हमने आपको टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और लास्ट पढ़ाया था हमने ये वाला ब्लड प्लेटलेट्स। हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाया था। तो प्लेटलेट्स को पढ़ाने के बाद हमने बोला था आपको आगे पढ़ाएंगे। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? शरीर में जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो आइए हम अब चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग कैसे करता है। वीडियो तो देख ही लिए हैं कैसे करता है ब्लड क्लॉटिंग, वीडियो एक बार फिर से दिखाया जाएगा लास्ट में, पेशेंस रखिएगा। उससे पहले आप पहले जानिए। देखिए, आप प्लेटलेट के बारे में पढ़े थे, इतना दूर हम लोग टॉपिक को लास्ट किए थे प्लेटलेट। ये तो एक बार में रिव्यू कर दिए, 5-6 मिनट रिव्यू कर दिया आपको। तो प्लेटलेट के बारे में पढ़े थे। प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड को थक्का जमाने में करता है काम। कैसे करता है? देखिए, आपका प्लेटलेट को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइड। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं, या प्लेटलेट लिखो या थ्रोम्बोसाइड, जो लिखना आपको लिखो। प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइड या फिर प्लेटलेट लिखते हैं ना, प्लेटलेट, इसको थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं। तो जब थ्रोम्बोसाइड, जब आपका हाथ कटा, मान लीजिए आपका हाथ कटा, तो ब्लड निकलना चालू हो गया, निकलना चालू हो गया। तो ब्लड जब निकलना चालू हो गया तो आप हाथ को कुछ देर दबा कर रखते हो, कुछ देर 3 या 4 मिनट तक, तब वो ब्लड आना बंद हो जाता है, क्योंकि ऊपर में एक लेयर बन जाता है, मतलब ब्लड जम जाता है। तो ये कैसे प्रोसेस काम होता है ना, क्योंकि वहां पे हिपेरिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, थ्रोम्बिन भी है, फाइब्रिनोजेन भी है। कैसे काम करता है ये सारी चीज हम आपको बता रहे हैं। तो जो आप हाथ को दबा कर रखते 3-4 मिनट तक, तो ये प्रोसेस कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना, कि हाथ को दबाने रख रहे हैं ताकि वो ब्लड जो है कुछ समय लेता है और वो जम जाता है। तो ये प्रोसेस कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है, कैस्केडिंग। तो ये सब नहीं जानना पड़ता। आप देखो, जब आपका ब्लड बाहर आता है तब ब्लड कैसे जमता है। तो जो आपका प्लेटलेट जब बाहर आएगा तो बाहर में वायु है, वायु के संपर्क में आएगा, तो वायु के संपर्क पे आएगा, यानी कि ये रिएक्शन कर जाएगा वायु के संपर्क पे रिएक्शन कर जाएगा, और दोनों के साथ ये थ्रोम्बिन, ये आपको थ्रोम्बोसाइड लिखते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बोसाइड लिखते हैं, थ्रोम्बोसाइड। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइड भी बोलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे लिक्विसाइड बोलते हैं, इरिथ्रोसाइड बोलते हैं आरबीसी को, उस प्रकार इसको थ्रोम्बोसाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं। ये थ्रोम्बोसाइड जो जाकर आगे जाकर ये वायु के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा जी? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये स्टेप 1, 4 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका ये ब्लड थक्का जमने में, ठीक है ना। ये थ्रोम्बोसाइड जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट ये वायु के साथ रिएक्शन करके, आपका हाथ कटा तो बाहर में ब्लड निकलेगा, तो बाहर में वायु है, तो वायु जो है वायु के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? सेकंड स्टेप में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये
आपको पता है ब्लड में कैल्शियम होता है, आपको ये पता होगा, तत्व है जो कैल्शियम पता है। ये जो है कैल्शियम, ये कैल्शियम प्लस प्लस लिखते थे कैल्शियम, ये कैल्शियम को जो है, ये कैल्शियम को जाके कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है। और आपको पता है ब्लड में क्या है, तो हमने आपको बताया था ब्लड में जो है ऑलरेडी प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रोनोजिन भी होता है। आपको अभी दिखाएं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन क्या है, प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। तो भैया वो चुपचाप रहता है, सोया हुआ रहता है, उसको एक्टिव भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्लड आपका कटा है तो आपको मैंने जो है प्रोथ्रोम्बिन वो आपका जमाने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, हमने बोला था अभी आपको दिखाया भी था और समझाया भी था। तो ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये जाके ये जो है थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है, ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके ये यहाँ पे जो बच्चे हम लोग के शरीर में ऑलरेडी जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको एक्टिव कर देता है और एक्टिव करके वो जब जाग जाता है, ये जब मतलब इसका कुछ तो काम नहीं रहता है ब्लड में जमा, अगर ब्लड को जमा देगा दिक्कत होगा। तो अब कटा है तब इसका काम है जमाना है, तो ये तो चुपचाप बैठा था, अब इसको एक्टिव कर रहा है कौन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके, और ये इसको जगाने, ये दोनों जाके इसको जगाता है, जगाने का काम करता है। तो ये जग जाता है तो ये क्या बना देता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना देता है, थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बिन बना दिया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, तीसरा स्टेप, ये थ्रोम्बिन तो बन गया। अब ये थ्रोम्बिन ये थ्रोम्बिन जो है ये फिर कैल्शियम के साथ रहकर, ये मान लो कैल्शियम तो ऑलरेडी है ये ब्लड में, ये फिर फाइब्रोनोजिन, आपको पता है ब्लड में फाइब्रोनोजिन भी है, ये भी आपका जमाने का काम करता है, फाइब्रोनोजिन भी जमाने का काम करता है। तो ये तो हम लोग का थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन जग गया है, अब थ्रोम्बिन जग गया तो फिर अब जाएगा फाइब्रोनोजिन के पास। अब बोलेंगे फाइब्रोनोजिन कहाँ है, तो मैंने अभी बोला प्रोटीन के केस में कि प्लाज्मा में प्रोटीन होता है 7 से 8%, और उस प्रोटीन में क्या क्या होता है जी, हम आपको बताएं कि ग्लोबुलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रोनोजिन होता है। तो फिर वो फाइब्रोनोजिन को जाके एक्टिव कराएगा। तो यहाँ पे फाइब्रोनोजिन, ब्रोनोजेन, ये फाइब्रोनोजेन को एक्टिव कराएगा। और जब ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये तो चुपचाप था, अब इसको काम करना है, जमाना है ब्लड को, क्योंकि कट गया है भाई तो उसको जमाना है। तो ये जमाने का काम क्या करेगा, ये फाइब्रोनोजिन जो है, ये फाइब्रोनोजिन उसको बदल देगा फाइब्रिन, फाइब्रिन में जो है फाइब्रिन में बदल देगा, ये फाइब्रिन में बदल देगा। और फाइब्रिन में बदलने के बाद यही जो होता है, ये जालीनुमा संरचना होती है, जालीनुमा, ये फाइब्रिन जो है, ये फाइब्रोलिन जो है आपका जालीनुमा संरचना होती है। और जहां कटता है, जहां पे चोट लगा है, वहां पे ये जाली से लॉक कर देता है, और अंदर से जो जैसे बहुत सारे मटेरियल है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स है, प्लेटलेट है, फिर वो से अंदर से ब्लड जो है फ्लो करने लग जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि बाहर उसका ब्लड का क्लोटिंग यानी ब्लड जम जाता है। तो इस प्रकार ये फाइब्रिन जो है ये रेशेदार जैसा है, यानी ये फाइब्रिन सब हम आपको बताएंगे। ये जो फाइब्रिन है, ये जो फाइब्रिन है, ये जो है क्या करता है, ब्लड में कनिकाएं जो होती है, कनिकाएं यानी कि आरबीसी हो या फिर डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट हो, इसको रोक देता है और यहाँ पे थक्का बना देता है, ब्लड का थक्का बना देता है। अब ये जो है जैसे फ्लो हो रहा था अंदर फ्लो होगा, अब आपका कटा है वहां पे सूख जाता है, और सूख जाने के बाद एक पपड़ी जैसा लाल जैसा आपको स्किन में दिखता है, ब्लड आपका जम जाता है, और ब्लड जम जाता है। इस प्रकार जो है आपका ब्लड का जमने का काम ये सारे लोग करते हैं। कैसे करते हैं, फिर से एक बार बोलते हैं। देखिए प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट आपके शरीर में होता है वायु रक्त में, तो प्लेटलेट जो है वायु के साथ रिएक्शन करता है, और वो देखिए फिगर में क्या बनाया है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कैल्शियम उपस्थित रहता है तत्व वो हमारे ब्लड में, वो प्रोथ्रोम्बिन को जाके जगा देता है और वो थ्रोम्बिन बनाता है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रोनोजिन को जाके उठाता है, बोलता है चलो भाई जाके तैयार करना है, तो फिर फाइब्रिन बनता है। ये फाइब्रिन आगे चल के रुधिर राणु यानी रुधिर को, जो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी, ये सबको जो है रोक देता है, और बस वही ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। यही बस आपका ब्लड क्लोट हो गया, यहाँ क्लोट लिखा गया ना, ब्लड क्लोट होगा, क्लोट लिखिएगा, मैंने थक्का आपका जम गया, ब्लड बन गया। कैसे, आपको लाइव भी दिखाएंगे और चीजों से समझा के भी दिखाएंगे।
चलिए एक वीडियो दिखाते हैं कैसे जम रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। मैंने पहले वीडियो में आपको बोला था, अभी भी देख लीजिए वो वीडियो, ताकि आपको पता चलेगा, है ना, ताकि चीजें आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, गौर से देखो, जैसे हाथ कट गया, अब ब्लड कैसे जमेगा आपको पूरी तरह से यहाँ पे दिखेगा, है ना। Blood coagulation. हेलो, अब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। अब देखिए ये हाथ जैसे कटा है, आपको क्लियर दिखेगा, जैसे हाथ कटा है तो ये जो है देखिए ये ब्लड है, और देखिए ब्लड में आपको पूरी चीज एकदम दिखेगा, है ना। जैसे ये ब्लड कोगुलेशन कैसे करेगा, देखिए ब्लड जैसे आ रहा था, मैंने ये वीडियो पहले दिखाया था आपको। ये देख रहे हैं सारा जितने भी मटेरियल से आ गया, ये ब्लड जो है मूव कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। जब ब्लड अंदर में मूव कर रहा है, आपको पता है फाइब्रिनोजन वगैरह ये सारा चीज होता है अंदर में, ये सारा चीज देखिए जो भी चीज हो रहा है। अब आप पूरा चीज को आप देखिए, यहाँ पे आप समझ जाओगे, है ना। ये देखो सारे मटेरियल आपका निकल रहा है, हमने बताया था। अब देखो यहाँ पे जब हाथ कटेगा तो किस प्रकार दिखेगा। जैसे मान लो कोई नस कट गया, देखो यहाँ पे कट गया, ये वाला कटा हुआ पोर्शन है जहां से ये ब्लड एक्स्ट्रा पार्ट से निकल रहा, मतलब आपका हाथ कट गया है, यहाँ से देखिए ब्लड जो है निकल रहा है। अब ये देखिए वहां पे, देखिए वहां पे छोटा छोटा जैसे वो प्लेटलेट से आ गया, वहां पे दरवाजा में वो प्लेटलेट से, देखिए ये प्लेटलेट से आके दरवाजा में रुक गया, है ना। प्लेटलेट्स क्योंकि ये थोड़ा सा कांटेदार जैसा होता है, तो आके में आने पे दोनों पे इंटरलॉक हो जाता है। देखिए अब पीछे वाला देखिए, अब अंदर से जैसे लॉक हो गया, अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन वगैरह ये सारा चीज आएगा, है ना, जो आपका वायु के साथ रिएक्शन करके हो गया। अब देखिए ये सब जो है फाइब्रिनोजिन, है ना। फाइब्रिनोजिन को इससे पहले 2 स्टेप हो गया, फाइब्रिनोजिन को जगह दिया कौन, आपको पता है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये सारा करके ये जो है फाइब्रिनोजिन आके इंटरलॉक हो रहा है। अब धीरे धीरे सारा मटेरियल को रोकते जाएगा एक एक करके, और आपका ब्लड का थक्का देखिए लग गया, है ना। इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेसिस। थ्रोम्बोकाइनेसिस यानी इसकी थर्मोप्लास्टिन की प्रक्रिया। देखो अब थर्मोप्लास्टिन, एक प्लास्टिन लेयर बन जा रहा है, एक प्लास्टिक का जैसा, इसलिए थर्मोप्लास्टिन यानी कि प्लास्टिक का जैसा लेयर बन गया धीरे धीरे, और देखिए अंदर से पूरा लॉक कर दिया, और इस प्रकार आपका ब्लड जो है जम जाता है वहां पे, देखिए उसी जगह पे। बाकी जगह में देखिए सब आके चिपक जाएगा। अब चिपकने के बाद ये प्लाज्मा आके चिपकता है, और फिर आपको वही लेवल का बना दिया, है ना। इस प्रकार जो है प्रोसेस आपका काम चलता है आपके पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में, और ये थक्का का पूरा प्रोसेस होता है। तो आई होप इस वीडियो से समझ गए हैं। अब इस वीडियो को बंद करते हैं, नहीं तो दिक्कत है। तो अब जो है आप इस प्रोसेस को पूरा देख लिए होंगे, और पूरा प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे कर रहा था। जो फाइब्रिनोजिन लास्ट वाला फाइब्रिनोजिन होता है, वो फाइब्रिन बना देता है। आप सब कुछ लिखे नहीं, हम तो बता रहे थे। तो ये जो प्रोसेस आपका चलता है, और इस प्रकार आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है अंदर में, और ये होता है। यहाँ पे बहुत से कंडीशन है, अभी आप कुछ नहीं समझे, अभी तो हम बता दिए हैं। अभी बोलेंगे सर हिपरिन पतला करता, कौन मोटा करता है। अब जो है थ्योरी पार्ट में हम जाते हैं, और थ्योरी पार्ट में ये सारे चीज को हम प्यार से आपको समझाते हैं। तो चलिए थ्योरी पार्ट में चलते हैं, और देखिए ध्यान से शुरुआत से। देखिए यहाँ पे इस फिगर से, देखिए इस फिगर से आप जो है पूरा समझ जाएंगे, इस फिगर से आप समझ जाएंगे। ये जो थर्मोकाइनेसिस है, ये थर्मोकाइनेसिस जो आपको दिखाया रखा है, ये कुछ नहीं थर्मोप्लास्टिनी है, थर्मोकाइनेसिस थर्मोप्लास्टिनिस सेम है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड कार्पल्स आपको दिख रहा है, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ये ब्लड प्लेटलेट्स है। देखिए उस प्रकार कहाँ पे जा रहा है ये ब्लड प्लेटलेट्स, हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमने बोला ही था। देखो मिटाते हैं, ये ब्लड प्लेटलेट्स है, ये इधर गया, इधर जाके यहाँ पे सबसे पहले देखो ये ब्लड प्लेटलेट्स है, ये ब्लड प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट इधर गया। अब जो है यहाँ से जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करके ये प्लेटलेट क्या बना दिया, ऑक्सीजन यानी कि वायु के साथ, वायु बोल सकते हो, वायु के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ पे हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन देखो कैल्शियम की उपस्थिति में, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन देखो कैल्शियम की उपस्थिति में हम नीचे जाएंगे, एरो नीचे है, इस प्रकार एरो नीचे है, तो कैल्शियम की उपस्थिति में, ये कैल्शियम की उपस्थिति में ये थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है इसको थ्रोम्बिन को क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया, है ना। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना दिया, प्रोथ्रोम्बिन को देखो प्रोथ्रोम्बिन है, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, इसको थ्रोम्बिन बना दिया। तो देखो ये प्रोथ्रोम्बिन है कैल्शियम की उपस्थिति में, ये प्रोथ्रोम्बिन बना दिया, और प्रोथ्रोम्बिन बना दिया तो ये थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन जो है, देखो ये थ्रोम्बिन जो है कैल्शियम की उपस्थिति में ये क्या कर दिया, फाइब्रिनोजिन को
फाइब्रिन बना दिया, देखो फिर फाइब्रिन बन रहा है, एरो का साइन देखो, फिर फाइब्रिन बन रहा है, इस प्रकार साइकिल को घूम रहा है, इस प्रकार साइकिल को घूम रहा है, फिर वो फाइब्रिन बन गया। ये फाइब्रिन का देखो किस प्रकार हमने बोला, आपको बोला कि फाइब्रिन रेशेदार होता है और इस प्रकार जो रेशेदार के जैसे बन जाता है और जो ब्लड का मॉलिक्यूल्स है वो उसको फंसा लेता है और रुक जाता है, इसी को ब्लड क्लॉट करना कहते हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी चीज लिखा हुआ देखिए बीच में कि हेपेरिन जब वायु के संपर्क में आता है तब निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सोचिए, आपने प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन दोनों क्या करता है, मैंने पहले बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन करता क्या है, ब्लड को जमाने का काम करता है। तो ब्लड को जमा तो दिया, आप बोलेंगे सर उसके अंदर जो यहाँ पे हिपेरिन भी है ये क्या करेगा सर, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भगवान ने खतरनाक हम लोग को बनाया है कि हिपेरिन जो है जब वायु के संपर्क में आता है तब वो निष्क्रिय हो जाता है, तब वो ब्लड को पतला नहीं करेगा, तब अपना काम कौन चालू करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन्स है जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है ना। और उसके अंदर ब्लड ज्यादा जम गया है अंदर में तो वो हिपेरिन काम करता है, लेकिन वायु के संपर्क में जब आता है तब ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन एक्टिव हो जाता है और ये हिपेरिन डीएक्टिवेट हो जाता है, तब वो ब्लड को पतला नहीं करता है। अगर ब्लड को पतला करने लगा तो यहाँ पे गया, मतलब तब तो आपका थक्का जमबे नहीं करेगा। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, उस बीमारी पे जो है वो हिपेरिन बन ही नहीं पाता, इसलिए ब्लड मतलब उसमें थक्का ही नहीं बन पाता है और हिपेरिन की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो फ्लो होने लगता। आगे चल के बताएंगे। तो ये था आपका ब्लड क्रॉसिंग, जो ब्लड आपका क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, थक्का जमना, ब्लड कैसे थक्का जमना है जब आपको चोट उठ लगता है तब। अब इसी प्रोसेस को हमने बस नोट के माध्यम में लिख दिया है, आप आसानी तरीके से समझ जाओगे, फिगर से, रिएक्शन से, फिगर से समझोगे, रिएक्शन से समझोगे, सारा चीज समझ जाओगे। देखो ये प्लेटलेट है, एरो का साइन दिया हूं, ये किसमें प्लेटलेट वायु के साथ जो है कन्वर्ट करके थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेस है ना, थ्रोम्बोकाइनेसिस जो भी बोलो, थ्रोम्बोकाइनेसिस वही बनाता है। और वो थ्रोम्बोकाइनेस आके देखो, अब थ्रोम्बोकाइनेस एरो का साइन देखो नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है एरो का साइन, ये थ्रोम्बोकाइनेसिस प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की उपस्थिति में, यहाँ कैल्शियम भी बीच में रखा हूँ, उसको लेकर ये प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। देखो अब थ्रोम्बिन बदल गया, अब ये थ्रोम्बिन जो है ये कैल्शियम की उपस्थिति में ये फाइब्रोनोजिन को जगाता है, ये फाइब्रोनोजिन की जगाता है और फाइब्रोनोजिन जगा के क्या बना दिया, फाइब्रिन। देखो फाइब्रिन बन गया और फाइब्रिन ये तो जालीनुमा संरचना है और ये फाइब्रिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी फिर उसको कोलट कर देता है, काम खत्म। अब देखो थोड़ी में चीज को पढ़ो एक एक लाइन। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जमा होना या जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लोटिन कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद शरीर का जब कोई भाग कट जाता है तब रक्त बाहर निकलता है। ऑब्वियसली शरीर जब कटता है तो रक्त बाहर निकल रहा था, देखें। फिर रक्त वायु के संपर्क में आता है तब ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर, जो ब्लड प्लेटलेट्स टूट जाता है वो थ्रोम्बोकाइनेसिस या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ स्रावित करता है ना। और उसके वजह से जो है यहाँ पे ये थ्रोम्बोकाइनेसिस कैल्शियम, देखो ये थ्रोम्बोकाइनेसिस बन गया, ये थ्रोम्बोकाइनेसिस या थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति से थ्रोम्बिन को क्या करता है, देखो प्रोथ्रोम्बिन को, ये प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन को यहाँ लिखा हुआ, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। देखो थ्रोम्बिन में बदल रहा है, जो चीज बोले वो सब लिखा हुआ है ना। और फिर ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन इसको जो कैल्शियम की उपस्थिति में, देखो ये थ्रोम्बिन को कैल्शियम की उपस्थिति में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है, फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। देखो फाइब्रिन बदल दिया। अब देखो फाइब्रिन के बारे में क्या लिखे हैं, फाइब्रिन बस थोड़ा सा स्टेप है, 4 स्टेप है ना, 4 स्टेप है बस। ये फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है जो कटे हुए भाग पर जाल जैसा संरचना बना देता है, जाल बना देता है। आपने फिगर भी देखा, तो जाल जैसा संरचना बना देता है जिससे रक्त कणिका फंस जाता है। अब जो रक्त बाहर आता है वो फंस जाता है और फंसने के बाद क्या होता है जी, इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है ना। अब ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो हमने बोला, यही ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस था, ये वाला जो आपने अभी हम जो बोर्ड में लिखे हुए हैं ये वाला। अब आगे चलते हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पे, वो कंडीशंस क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए कुछ नोट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने नोट पॉइंट करके लिख दिया। अब देखो रुधिर स्कंदन के बाद, जब रुधिर स्कंदन यानी क्लॉटिंग होता है तो आप देखेंगे एक चिपचिप द्रव जो है बाहर में रह जाता है। तो दोस्तों कुछ पीला सा द्रव पदार्थ जो है रह जाता है जिसको सीरम कहते हैं, है ना। सीरम थक्का नहीं बनता थे, सीरम का थक्का नहीं बनता, वो चिपचिपा दर्द आपका निकलते रहता। आप देखिएगा कहीं आपका घाव चोट लगा तो चोट लगने के बाद
आपका वहां पे लेयर तो बन गया, ब्लड तो आना बंद हो गया, लेकिन एक पतला चिपचिपा पीला जैसा द्रव देखिएगा निकलते रहता है। आप देखिएगा कभी अब छिलाया उला गया होगा आपका हाथ पैर, तो देखिएगा चिपचिपा सा द्रव निकलता रहता है पीला जैसा, उसको कहते हैं सीरम। तो उसको सीरम क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो सीरम का थक्का नहीं जम पाता क्योंकि इसमें फाइब्रोनोजिन नहीं होता है। फाइब्रोनोजिन तो ब्लड के अंदर होता है, फिर ये सीरम में नहीं होता फाइब्रोनोजिन। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक आया था कि अगर रक्त से अगर फाइब्रोनोजिन निकाल दिया जाए, अगर रक्त से फाइब्रोनोजिन निकाल दिया जाए तो उस बचे शेष पदार्थ को क्या कहेंगे? तो उसे सीरम कहेंगे। तो क्योंकि सीरम में फाइब्रोनोजिन नहीं होता है जिस वजह से ये थक्का नहीं जमता है। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप देखोगे कहीं चोट लगेगा, छिलाएगा तो एक एलो जैसा द्रव निकलता रहेगा, लेकिन ब्लड नहीं निकलता। ब्लड कुछ देर बाद तो जम जाता है, जो प्रोसेस अभी हम आपको दिखाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हिपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। सोचिए अगर वायु के संपर्क में अगर नहीं आता तो फिर निष्क्रिय नहीं होता। तो हिपेरिन का क्या काम है जी? हिपेरिन तो ब्लड को पतला कर देता है। फिर तो जब आपका हाथ काटता तो फिर ये जमने नहीं देता। फिर जो आपका प्रोथ्रोम्बिन था और जो फाइब्रोनोजिन है, और जो प्रोथ्रोम्बिन और जो आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन ब्लड को जमाता है और हिपेरिन पतला करता है। तो ये सब जब वायु के कांटेक्ट में आता है तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये हिपेरिन है ये डीएक्टिवेट हो जाता है तभी ना, नहीं तो फिर ये पतला ब्लड पतला ही रहता, फिर बहने का बहता है तो दिक्कत होता। तो ये कंडीशन इसलिए नोट पॉइंट में लिख कर रखा हूं, हिपेरिन वायु के संपर्क पे आते ही निष्क्रिय हो जाता है ना, ताकि खून का थक्का बन सके, वरना थक्का ही नहीं बनेगा। समझे? चलो नेक्स्ट पॉइंट, हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन के उत्प्रेरण को भी रोकता है। ये हिपेरिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन जो आपका उत्प्रेरण है, मतलब जो मैंने उसका मैंने दुश्मन बोल सकते हो, माने हाँ प्रोथ्रोम्बिन अगर जिंदा है तो तुम मर जाओ, या फिर तुम मरा है तो मैं जिंदा हूं। तो ये है उसका उत्प्रेरण को भी रखता है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? जमाने का काम करता है। तो ठीक है, मतलब जमाने का तो काम करता है। तो इसीलिए मान लीजिए जो हिपेरिन है वो तो ये करने का काम करेगा, मतलब ब्लड को पतला करने का काम करेगा। तो इसीलिए ब्लड जब वायु के कांटेक्ट में आएगा तो हिपेरिन जो है वो निष्क्रिय माने डीएक्टिवेट यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा, जिस वजह से प्रोथ्रोम्बिन अपना काम सुचारू रूप से कर पाएगा, है ना। क्योंकि हिपेरिन आएगा वो तो उद्देश्य को कर देगा। मान लीजिए दो दुश्मन क्यों बोले, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? जमाने का काम करता है, और ये हिपेरिन क्या करता है? पतला करने का काम करता है। तो दोनों यदि एक साथ काम करेगा तो भाई तब तो दिक्कत होगा। फिर यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन मोटा करेगा, ये पतला करते जाएगा, हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन मोटा करेगा, ये पतला करते जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, एक आदमी को मरना पड़ेगा। तो हिपेरिन मर जाता माने निष्क्रिय हो जाता है, वायु के संपर्क पे आता है, और इससे जो है प्रोथ्रोम्बिन को रास्ता मिल जाता है, भाई तू भाग, भाई तू अच्छा हुआ चला गया, तो अब हमें जमाने से कोई नहीं रख सकता, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन है, ब्लड के अंदर ये हिपेरिन और ये प्रोथ्रोम्बिन दोनों होना चाहिए, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जमाने का काम करेगा, है ना। तो दोनों में लड़ाई चढ़ते रहता है ना। ये जो फाइब्रोनोजिन और जो प्रोथ्रोम्बिन है दोनों में लड़ाई चढ़ते रहता है। हिपेरिन में भी हिपेरिन बोलता है तू जमा किया है, रुक, मैं जमा तेरे को करने नहीं दूंगा। तो वो पतला करता है, ये मोटा करता है, ये पतला करता है, मोटा करता है, दोनों मिला के कुल एक एवरेज बना के रखता है और ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड अगर जम भी गया तो दिक्कत है, और ब्लड ज्यादा पतला हो गया भी दिक्कत है। अगर पतला हो गया तो हाई प्रेशर से जाएगा, और हाई प्रेशर से जाएगा तो आपका शरीर फट जाएगा, मतलब आपका नस जो है फट जाएगा। इसी को बोलते हैं हेमरेज, जो आपका फट जाएगा नस, है ना, इसी को बोलते हैं हेमरेज, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर से जो आप पढ़े थे आगे चल के। अभी और देखिए कुछ चीज देखिए, हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन के उत्प्रेरण को रोकता है। रक्त के अंदर हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये तो हम जानते हैं, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हिपेरिन को एंटी क्लोटिंग या फिर एंटी कोगुलेंट भी कहते हैं, एंटी क्लोटिंग या एंटी कोगुलेंट भी कहते हैं, ये सब हम बताएंगे शायद कल। रक्त का थक्का बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है, आपने देखा कैल्शियम धातु किस प्रकार सहायक होती है। हेमरेज नसों का फटना, नस अगर फट जाता है तो उसको हेमरेज बोलते हैं, है ना। तो नसों का फटना हेमरेज कहलाता है, जो कि विटामिन के कारण होता है। मान लीजिए आपको पता है कैल्शियम भी, अभी आगे पढ़ेंगे। आप देखिए एक चीज है यहाँ पे, रक्त के स्पंदन के अनिवार्य पदार्थ, देखिए विटामिन के भी है ना। रुधिराणु यानी कि रुधिराणु में क्या है, प्लेटलेट्स भी रक्त को जमाता है, कैल्शियम धातु भी जमाने में मदद करता है, और प्रोटीन में क्या, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये भी जमाने का काम करता है। आपने पढ़ा होगा बहुत सारा कि विटामिन के कमी से रक्त नहीं जमता है, ये पढ़ा होंगे ना आपने। तो देख लो यहाँ पे, आज से देख लो, ये सारा चीज जो है रक्त को जमाने में काम करता है।
फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन भी रक्त को जमाने में काम करता है, कैल्शियम भी रक्त को जमाने में हेल्प करता है, और ये थ्रोम्बोसाइट भी जमाने का काम करता है, और ये विटामिन के भी जमाने का रक्त को काम करता है, ठीक ना। तो अलग अलग चीजें। तो ये देखो प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, मतलब कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को थमाने में, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम। कौन सा तत्व है जो रक्त को, क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, कौन सा तत्व है जो रक्त को जमाने में काम करता है, तो कैल्शियम। कौन सा रुधिराणु है जो रक्त को जमाने में काम करता है, कार्पल से, तो थ्रोम्बोसाइट। कौन सा विटामिन से जो रक्त को जमाने में काम करता है, तो विटामिन के। तो जैसा क्वेश्चन वैसा बनेगा, है ना। आपको अगर प्रोटीन बोले तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मानना है, आपको अगर धातु बोले तो कैल्शियम मानना है, आपको अगर उदाहरण बोले तो आपको प्लेटलेट मारना है, आपको अगर विटामिन बोले तो ये सब। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो पतला हमेशा करता है, जिसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, एंटी क्लोटिंग बोलते हैं, वो क्लोटिंग का दुश्मन है। तुम ब्लड को जमाएगा तो हम तेरे को जमने नहीं देंगे, दैट इज हेपेरिन। मतलब इसलिए एंटीक्लोट, एंटीक्लोट, एंटीक्लोट माने जो क्लोट करता है, ये सारा चीज ब्लड को क्लोट करता है, लेकिन हेपेरिन एंटीक्लोट, उसको क्लोट नहीं करने देता, इसलिए हेपेरिन को एंटीक्लोट या एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, समझे। चलो, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीक्लोट। अब देखो यहाँ पे कि हेमरेज, हेमरेज कब होता है, नस में अगर नस अगर फट गया तो उसको हेमरेज बोलते हैं। तो ये विटामिन के कारण होता है। विटामिन के की मात्रा अगर अधिक होगी तो आपका जो है ब्लड यहाँ पे जाम लग जाएगा, नस जाम लग जाएगा। और आपको पता है 120 से ब्लड स्पीड से आता है और जाता है 80 से, है ना। ये प्रेशर है, ब्लड प्रेशर। तो 120 से इतना स्पीड से आएगा, अगर आपका जाम हो गया तो वो जाम जगह पे मारेगा तो वो आपका नस को फाड़ देगा, फटा देगा नस को। तो वो फटने की प्रक्रिया को हेमरेज बोलते हैं। तो सुनो क्या चीज है, तो विटामिन के की अगर अधिकतम मात्रा हो गई तो वो नस जाम हो जाएगी और फट जाएगी, तो इसको हेमरेज कहेंगे। और कुछ है जी, शरीर के अंदर रक्त का जम जाना ही व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। अब अंदर रक्त जम गया तो हाई प्रेशर से आया, फटेगा तो मरेगा। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। आप अनुवांशिक यानी जेनेटिक में रोग में पढ़ेंगे, जब रोग पढ़ेंगे तो ये हीमोफीलिया एक रोग होता है। आपको शायद आगे चल के बताएंगे हम क्लियर से। तो ये हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, क्योंकि ब्लड पढ़ रहे हैं थोड़ा जान लीजिए। इस रोग में खून का थक्का नहीं बन पाता है। ये रोग ऐसा रोग है कि खून अगर आपका कट भी गया तो थक्का नहीं बनेगा, है ना, थक्का नहीं बनेगा। इस केस में जब आपका कटेगा खून पूरा बाहर निकल जाएगा, पूरा बाहर निकल जाएगा, है ना। अतः कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकेगा, ये बीमारी है ना। तो ये हीमोफीलिया बीमारी रक्त में जो है आपका कोई यहाँ प्रोथ्रोम्बिन, कोई यहाँ कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि हीमोफीलिया में यही दोनों नहीं जनरेट उत्पन्न, आपका यकृत जो है ना वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन उत्पन्न ही नहीं करेगा, तो जमाएगा कौन मेरे भाई। तो इसीलिए जो है हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जहां ब्लड जमता ही नहीं है, ब्लड का हमेशा फॉलो होते रहता है, और फॉलो होते रहेगा तो मरेगा, कोई उपाय नहीं बचेगा। ये बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्राप्त हुआ था। तो ये सारे चीज थे आपको, जो बस ये वाला चीज था, आपने एक बार पढ़ लो और ब्लड क्लोटिंग आप खुद से समझ जाओगे और सारा क्वेश्चन लगाओ। कल हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और पूरा ब्लड ग्रुप पढ़ के खत्म आपका चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे और खत्म। एक वीडियो और आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा जल्द। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए।